और स्नेह से पूरा किया जाए तो बहुत सुंदर तरीके से गृहस्थ जीवन का निर्वहन होता है। और मेरे को बस ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में मैंने महामना मालवीय जी का एक कथन पढ़ा, क्योंकि जिसमें हमारे भगवान की स्तुतियां हैं तो भाई लोगों के द्वारा लिखी गई, तो उसमें हमारे अच्छी पत्नी की मांग है, लेकिन ऐसा नहीं मिलता है अच्छे पति की मांग है, लेकिन अच्छी पत्नी वाला मामला कि उसके लिए भी कोई व्रत उपवास या पूजा पाठ होता हो, ये नहीं था। तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों होता है। तो एक बार ये महात्मा गांधी ने मुझे पूछा था कि ये व्रत जो होते हैं वो अच्छे पति के लिए होते हैं, पूजा पाठ अच्छे पति के लिए होती है, तो अच्छी पत्नी के लिए क्यों नहीं होती। तो उन्होंने कहा क्योंकि पत्नियां तो अच्छी होती ही है, इसलिए जरूरत नहीं है ये सब किया जाए इसके लिए। तो एक समाज चला है ऐसा जिसमें कि दुनिया ऐसी अभी तक रही है कि स्त्रियों की कुछ सीमाएं थी, इसलिए आप देखिए ना रास्ते में फैसिलिटीज का जो निर्माण है वो अभी स्त्रियों के हित में नहीं है, क्योंकि महिला को बाहर जाना है तो उसके लिए एक कोर्ट उसको बहुत जरूरी है, और उनका निर्माण जिसको अंग्रेजी में ढेर सारी फैसिलिटीज कहते हैं, तो ढेर सारी फैसिलिटीज में अभी महिलाओं के लिए सुविधा नहीं है, क्योंकि महिलाएं ट्रेवल कम कर रही हैं, अब वो ट्रेवलिंग कर रही है, तो उनके लिए ढेर सारी फैसिलिटीज का निर्माण होना चाहिए। इसी प्रकार से एक दूसरी बात जो है कि जो महिलाओं के प्रति अपमान की घटनाएं बढ़ रही है, का अपमान कर रही है, उसमें अकेले पुलिस से काम नहीं चलेगा, उसमें घर में एजुकेट करना पड़ेगा बचपन से लड़के को कि बहन को तुम कितना सम्मान तुमको करना है इसका ध्यान रखो, तो एक मामले में तुम्हारी बहन का अपमान हो रहा है तो किसी और मोहल्ले में किसी और की भी बहन का अपमान हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखो कि तुम कभी भी किसी प्रकार के किसी भी उसमें भागीदारी ना करो कभी किसी प्रकार के प्रयोजन में, और उसमें हमेशा महिला की रक्षा के लिए सामने आओ। ये बहुत जरूरी है कि ये सजगता हो, ये सजगता ही होगी जो समाज होगी। अब समानता की बात आ गई है, वर्क प्लेस पे जाने की बात आ गई है, खुले में जाने की बात आ गई है, खुले में ट्रेनिंग करने की बात आ गई है, स्त्री को निर्भय होकर के करना चाहिए, और ये निर्भयता जो है यही सबसे बड़ा उपहार होगा किसी सरकार का। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, आज उनका दिन है तो उनको याद करो, वो कहा करते थे कि सुशासन का मतलब क्या होता है, सुशासन की पहचान क्या है, अच्छे शासन, गुड गवर्नेंस जिसको बोलते हैं। तो वो कहते थे गुड गवर्नेंस की पहचान के बारे में एक राजा ने एक संत से कहा कि महाराज मैं राजा हूँ और मेरा राज्य सुशासन हो जाए, इसके लिए आप ऐसे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे मानूं कि मेरे राज्य में सुशासन है, मतलब गुड गवर्नेंस जिसको बोलते हैं ना, अच्छा शासन है, इसका सबूत क्या होगा, मैं कैसे समझ पाऊंगा, मुझे प्रमाण क्या मिलेगा कि मेरे राज्य में अच्छा शासन है। तो इसका सबूत ये होगा कि जब 16 साल की एक सुंदर लड़की सिर से पांव तक सोने से बड़ी हुई जंगल में भी आधी रात को अकेली निकल जाए बिना डरे, तो समझ लेना कि गुड गवर्नेंस आ गई। नारी वीकस्ट सेक्शन में आ रही है, और वीकस्ट सेक्शन में भी वीकेस्ट सेक्शन में आ रही है। अगर वीकेस्ट सेक्शन ही स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन में आ गया और उसके अंदर से डर अगर निकल गया है, तो इसका मतलब है कि अब ये पूरी तरह से मेरा पर जीवन हो गया है, सज्जनों को अभय का साथ हो गया है, तो दुनिया के अंदर भय का प्रचार हो गया है, ये तय हो गया है। दूसरी बात आप मुझे कहनी है, हमारे समाज ने एक कार्टून किया है, रानी अवंतीबाई जी, ब्रह्मानंद जी और हृदय शाह जी, उनकी तस्वीर यहाँ लिखी है। ये वो महापुरुष है जो सभी समाजों के द्वारा आदरणीय है। इसलिए जब मैं रानी अवंतीबाई जी के बलिदान स्थल पे गई थी, जहाँ मैंने मुन्ना को जाली थी, हम लोग मुन्ना है ना, इसलिए जाली थी, अब गोवन मुन्ना है, तो मैंने मुन्ना को कहा कि मुन्ना तुम पदयात्रा करो और तुम रानी अवंतीबाई के बलिदान स्थल तक पदयात्रा करो। तो मुन्ना ने मोटे गांव से अवंतीबाई के बलिदान स्थल तक पदयात्रा की, और मुन्ना को 2-3 दिन पहले बहुत बुखार आ गया पदयात्रा में, मेरे को समाचार मिला तो बहुत चिंतित थी, लेकिन जब मुन्ना वहाँ पहुंचा बुखार भी चल दिया, तो बता रहा था कि दीदी इतना ऊर्जा का अनुभव हुआ वहाँ पर बलिदान स्थल पे कि अभी मैं भी वहाँ गई थी। ये जो महापुरुष है, ये बात आती है कि जैसे कहीं मैं महापुरुष करने को मैं तो खुद को महापुरुष किस्म का व्यक्ति मानती हूँ,
लेकिन मैं बात बता रही हूँ कि जब संन्यास ले लिया तो कोई जाति कैसे हो सकती है आपकी? परिवार का भी अपने कह दिया क्या हो गया, परिवार का हम बुआ मौसी चाची मामी हमने थे, मेरे बुआ मौसी थे तो वो भी छोड़ दिया मेरे। लेकिन ये बात मुझे आज तक पता है कि मैं सबको छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकती हूँ। आपका जो दावा है ना मेरे ऊपर, वो नहीं छोड़ूंगा। आपका दावा है मेरे ऊपर, उसको मैं कभी नहीं छोड़ पाऊंगी। और उसी दावे के नाते से मैं आपको एक बात कहूँगी, क्योंकि हो सकता है कि हम इतने सारे लोग इकट्ठे ना हो पाए। यहाँ मंच पर और सामने तो सारे लोग बैठे हैं जो महत्वपूर्ण है। मुन्ना आपके सामने खरगोश का और कछुए का उदाहरण दे रही है कि किस तरह से कौन कौन क्या मुन्ना हमने कछुआ कछुआ दिखा क्या है। मुन्ना का ये कहना है कि दोनों जीत सकते हैं, लेकिन दोनों का जीतने का तरीका अलग अलग होना चाहिए। लड़का होते हैं क्षेत्र अलग अलग होना चाहिए, और अगर इकट्ठे हो जाए तो फिर कौन जीतेगा? बेटा दोनों इकट्ठे हो गए तो ओके। अब उन्होंने गुरु मंत्र दिया कि अगर मान लो दोनों इकट्ठे हो गए तो कौन जीतेगा? तो वो कह रहे हैं कि जिसको जीतना उसमें तय करना पड़ेगा कि जीतने की टेक्निक क्या है। जो रेस है उसकी रणनीति क्या बनानी चाहिए, यही मैं आपको कहना चाहती हूँ। आपका वोट बहुत है, लगभग 50 विधानसभाओं में मध्य प्रदेश के 50 में से 27 पे ऐसी है कि आप जिसको चाहोगे वो जीतेगा, नहीं तो जीत नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में तो सत्ता ही है, राजस्थान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो 30-40 लोकसभा सीटों पर आपका आगे बढ़ेगा। लेकिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आपका दिल है रेशम का, रेशम का दिल। आपको फोटो दिखा दिया